हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिस पेपर डीओ ने इशू किया ना, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैथ्स से तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पार्ट सी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ध्यान से समझिए डियर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ पर प्रूव करना है कि √7 एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो मैंने हिंदी में से यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कि कैसे इसे करना होता है। इंग्लिश में यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक में लिख दिया था ऑलरेडी, एक में करके दिखा दूंगा तो टाइम इसमें बच जाएगा। देखो, इरेशनल नंबर वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, एक पैटर्न फॉलो करना है। आपको क्या करना है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, हिंदी में मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, फिर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है सेक्शन सी। ठीक है, ये है। ठीक है, तो आप इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लेट लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा है ना कि √7 एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन लिखने से लिख सकते हो √7 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न रहता है। लेट क्या करेंगे, √7 इज रेशनल नंबर, मान उल्टा मान लेते हैं हम, अपने आप को गलत साबित कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर आ जाएगा, हम गलत मान लेते हैं कि मान लो ये रेशनल है तो रेशनल है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, अगर रेशनल है तो इसका मतलब इसे बटे में लिख सकते हैं, और दोनों कोप्राइम होंगे। कोप्राइम मतलब दोनों में काटने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों में सेम नंबर कभी नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ए और बी भी लिख सकते हो, पी एंड क्यू आर कोप्राइम। पता है कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कि जो पहाड़े में ये आएगा उस पहाड़े में ये नहीं आएगा, मतलब दोनों में सेम नंबर नहीं आएगा। और अगर हम सेम लेकर आ गए ना, तो हमारी जो कल्पना है वो गलत साबित हो जाएगी। बस हमें यही करना है, हमें जो अजम करना हमने यहाँ पे, उसे गलत साबित करना है। अब इस क्यू को उधर ले जाओ, ले गए। अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोसड कर लो। ठीक है, हिंदी में देखते रहना। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोसड, या पहले हिंदी वाले अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते, लेकिन रटो मत ना, समझ लो। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वेयरिंग बोसड करेंगे तो इस तरीके से स्क्वेयरिंग हो जाएगी। ये स्क्वेयर है ना, ये रूट कट गया, 7 बचा, ये क्या का स्क्वेयर हो गया, ये पी का स्क्वेयर आ गया। ठीक है, अब ये 7 इधर जाके इसको काट सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखे। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। अब जब पूरे स्क्वेयर को काट रहा है तो अकेले को भी काटेगा, जैसे यहाँ 14 को काट रहा है 7, तो 7 को भी काटेगा। तो ठीक है, लिखेंगे पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो ये आप जो है इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी अकेला था ना, पी का रोल खत्म हो गया, पी का रोल खत्म हो गया। अब हम पी की जगह कुछ पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे 7 है तो 7 पुट करेंगे, √3 है तो 3 पुट करेंगे। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन है ऐसे करना है। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हमें अपनी एजम्पशन को गलत साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पी की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 है। ठीक है, पुटिंग कर देंगे। ठीक है, तो 7 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, ये पी है ना, तो यहाँ पे 7m का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और ये 7 क्यू स्क्वायर है, 7 का कितना होगा 49, m का स्क्वायर हो जाएगा। ये 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 7 अपॉन में चला गया। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 से कटा, 7 7 49, क्यू m का स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर पी अकेला था ना, ऐसे हमने यहाँ पे क्यू को अकेला कर दिया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया आपको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अब सेम स्टेटमेंट वैसे लिखेंगे जैसे हमने पी के लिए लिखी थी। ठीक है, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इज, ये इस है। ठीक है, इज
डिविजिबल बाय 7, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकंड आ गया। तो देखो हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने बोला था कोपरा में दोनों में सेम नंबर नहीं आएगा, हमने दोनों में 7 ला दिया, इसमें भी 7 आ गया और यहाँ पर भी 7 आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम 7 लिया है, यहाँ पर भी 7 लिया है, और ऊपर बोले थे सहभाज्य होगा, और हमने अपनी जो कल्पना थी वो बता दी कि गलत है, हमारी जो कल्पना है वो गलत है। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम, यहां से देख सकते हैं हम, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 7 इज द कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर है, ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। हम अभी कह रहे थे कि को प्राइम होगा, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे दिस, ये लाइन याद कर लो, या बना के लिखना चाहो बना के लिख सकते हो, कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्स द assumption that P and Q are co-prime, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो आवर assumption is incorrect, ठीक है। तो आप लिख दोगे hence या therefore √7 is irrational number, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया, ये हिंदी में हो गया। एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन एक आने वाला है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। और ठीक है, इंग्लिश में ये था हमारा, ठीक है। ये शीट जैसी है ना वैसे ही मैंने यूज करी ताकि आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है। पेपर में कैसे करना है आप कर पाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में है, ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। तो पहले मैं जो है यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इन्होंने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के, देखो बिल्डिंग के टॉप से भी हम ऊपर देख रहे हैं, समझो मेरी बात, मतलब बिल्डिंग जो है वो छोटी है, ठीक है, समझो। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अच्छा अब पूरी लाइन पढ़ी तो और क्लियर हो गया। क्या पता लगा, इसने बोला है कि टावर के पैर से बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हैं, क्योंकि एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर। जब हमने आधी लाइन पढ़ी तो हमें लग रहा था कि बिल्डिंग के टॉप से ऊपर देख रहे हैं, नहीं, आगे लिखा था फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के जो पैर है ना उसके वहां से हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे ये नहीं पता लग पाया कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। अब इसने बोला कि एंगल 30 डिग्री का बनता है। तो आपको ना देखो नॉर्मली 99% क्वेश्चन में आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ हिंदी में बताऊंगा। 90% में क्या होता है कि टावर बड़ा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं कर भी सकता था सीधा, ठीक है। ये टावर है, बिल्डिंग है। 99% में क्या होता है कि टावर बड़ा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है, ठीक है। अब इसने बोला है कि ना एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, तो टावर के पैर से बिल्डिंग पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। अगर बिल्डिंग के पैर से टावर का एंगल 30 से बड़ा बन रहा है तो टावर सच में बड़ा है। देखो आगे देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो बिल्डिंग के पैर से टावर के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो 60 का बन रहा है, क्योंकि देखो जितना मुंह खुलता है उतना एंगल बड़ा होता है। अगर इसने ये चीज बोली होती, ध्यान सुन, इसने बोला होता कि टावर से बिल्डिंग पर 60 का बन रहा है और बिल्डिंग से टावर पर 30 का बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ टावर छोटा तो बिल्डिंग बड़ी होती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं कंसेप्ट सीखना, ठीक है, कंसेप्ट लर्निंग। और मैं बच्चों को ये समझाता हूँ, ध्यान से समझो। तो अब यहाँ पे हिंदी में देखो, यहाँ पर देखो हिंदी में ये कह रहा है एक मीनार है और एक भवन है। देखो बच्चों, नॉर्मली ये होता है कि जो मीनार होती है ना वो बड़ी होती है और भवन जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन एग्जाम में कुछ भी कर सकते हैं।
आपको पता कैसे चलेगा? इसमें बोला मीनार के पास से, मीनार का पाद ये रहा, ठीक है, इसे पाद बोलते हैं, नीचे का पॉइंट, ठीक है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये रहा, ये कह रहे 30 का है, मान के चलते हैं कि भवन छोटा है, ठीक है। ऐसे पहले रफ में ट्राई करना पड़ता है जब हम पहली बार कर रहे होते हैं 30। ये कह रहे भवन के पास से, भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखो जितना बड़ा होता है उतना मुंह खुलता है, इसका हमने डायग्राम सही बनाया है। और अगर मैं ऐसे बनाता, मीनार छोटी और भवन बड़ा बनाता, तो खुद सोचो ये एंगल 30 का और ये 60 का हो सकता था? नहीं ना। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले रफ में बना लेना है, फिर कंफर्म करने के बाद आपको डायग्राम बनाना है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो। बाकी करा करा क्वेश्चन तो फटाफट बना दोगे। मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई निकालनी है। क्वेश्चन, बात ये नहीं कि क्वेश्चन क्या है, बात ये कि आप उसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखो मेरी बात, ठीक है। अब देखो तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27, ठीक है। तो ये हमने करा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता भवन जो है वो हमें क्या करना है, छोटा बनाना है, ठीक है। तो मैंने इस बार क्या करा, यहाँ पे टावर ले लिया, यहाँ पर मैंने बिल्डिंग ले ली, ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। टावर को हिंदी में बोलते हैं मीनार, और बिल्डिंग को भवन। मुझे कैसे पता कि टावर बड़ा है? मैंने कंसेप्ट पढ़ लिया था और मैंने आपको सिखा भी दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया, अच्छे से बताया। तो वीडियो पीछे करके सुनना 2-3 बार, ठीक है। तो ये इसका जो पाद बिंदु है, इसका जो बॉटम है, यहाँ से एंगल बन रहा है और इसके बॉटम से एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो भवन है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आराम से लिखा है, भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 का, ठीक है ना। ऐसे इंग्लिश में देखो यहाँ पे, फुट ऑफ द टावर इज, है ना। तो अब ये एंगल कितने का होगा? अब देखो आपको कंसेप्ट पता, तो ये एंगल, इसका मुंह कितना खुला है तो ये बड़ा ही होगा, और ये इसका मुंह कितना छोटा है, छोटे होगा। और देखो बिल्डिंग का मुंह छोटा है, टावर का बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अब इसने आगे क्या बोला है, ये कह रहा है टावर जो है वो 50 मीटर ऊंचा है। टावर कितना है? 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। फिगर मैंने ऐसे लिया है, समझाई मैंने ऐसे थी, मैंने इसीलिए अलग लिया ताकि बता सकूँ, जैसे मर्जी बना सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हर बार भवन छोटा और मीनार बड़ी आई है, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे एंगल दे रखा है। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? होप आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, इसने बोला है, और कुछ नहीं बोला, बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए बोला है। तो बिल्डिंग की हाइट को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे एच मान लिया, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, और इस दोनों के बीच की दूरी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो बस इतना लिखना काफ़ी है, बी सी को एक्स मान लिया, और ये लिखना जरूरी होगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, ए बी है, ठीक है, इसको हमने एच माना हुआ है, और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। भवन की ऊंचाई हमें निकालनी है, भवन की ऊंचाई। हाँ ये पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भवन की ऊंचाई को ए बी माना हुआ है, और एच है क्वेश्चन मार्क है। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 ट्रायंगल लेने होते हैं, उसमें 90 होना चाहिए, होना चाहिए 90। तो हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, और छोटा बड़ा कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन में tan थीटा लगता है। तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी पहले, ठीक है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर तो नहीं है ना, बच्चे समझ में आ रहा है ना। तो हमने ट्रायंगल कौन सा ले लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ले लिया। हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने कहा था tan थीटा लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है, पी अपन में बी होता है। tan थीटा कितना लेंगे, देखो ए बी सी में थीटा कौन सा है, ए बी सी में थीटा कौन सा है, 30 डिग्री का है, ठीक है। ए बी सी को देखना है 30 डिग्री का, ये 90 होता है, ये नहीं लेना, 30 लेना, ठीक है। 30 डिग्री ले लिया, और पी और बी कौन होगा, ये थीटा मान रहे हैं, तो इस वाले को जहाँ थीटा होता है बेस होता है, और ये पी होता है, तो ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ए बी कितना है, ये ए बी कितना है, एच माना है मैंने, और बी सी कितना है, मैंने क्या माना है, एक्स माना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बराबर √3h, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी सी बी लेंगे, ठीक है, डी सी बी। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। अच्छा हिंदी में
बस आप लिख दोगे त्रिभुज ABC में लिखना है बस, ठीक है ना। तो tan थीटा लगेगा वही P अपन में B लिखेंगे। tan थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। P नाम क्या होगा, 60 है ना। P नाम क्या होगा, देखो ये 60 है, तो 60 के सामने वाले को P बोलते हैं और उस लाइन को बेस बोलते हैं। तो DC बटे में CB, DC बटे में CB लिखो या BC लिखो, बात एक है। 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। DC का यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है, DC की 50 दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको, 50 दे रखी है, ठीक है। तो और CB कितना x, तो ये उधर चला गया, ठीक है, ये उधर चला गया, तो x √3 इजिकल टू 50 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो, ठीक है। तो ये अब √3 बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन डाल के कर रहा हूँ, आप अगली शीट पे भी कर सकते हैं, एग्जाम में अगली शीट पे करना चाहिए, ठीक है, यहाँ रफ माना जाएगा। तो x 50 बटे में √3, देखो ये √3 बटे में चला गया ना, ठीक है। पर हमें x निकालना है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब ये यहाँ पुट कर दो, ये सेकंड मान लो। अगर मैं x निकाल रहा होता तो मैं इसका डिस्टेंस कर देता। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो देखो ये जो x है ये इसके बराबर है, ये भी x इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। तो √3h बराबर 50 बटे में √3 आ गया, ठीक है। ये समझ लो x की वैल्यू हमने पुट कर दी, एक ही बात है। अब ये √3 को, इस √3 को इधर ले जाओ, तो ये √3 इधर जाके डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस मतलब मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बटे में चला गया। तो 50 √3 एक 3 बन गए। अब इसको सॉल्व कर लो, 50 3 एकम 3, 2 बचे 3 6 18। ये थोड़ा सा मैंने, क्योंकि जहाँ मुझे लगता है कि कैलकुलेशन है आप कर लोगे, ये यहाँ पर 2 आएगा, 3 नीचे रहेगा और ये यहाँ आ जाएगा, 16 3 48 तो 50, ठीक है, मीटर, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में हमने ला दिया आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो मैं कुछ जो है ना टाइमिंग की वजह से अभी 2 क्वेश्चन ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा नेसेसरी कोई काम था तो मैंने कहा इतने में इतनी वीडियो चली जाएगी आपके पास, अब जब तक इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। थैंक यू।